नए संविधान की मांग आगे के चुनाव या कोई मजबूत नेता बदलाव नहीं ला पाएंगे। विपक्ष भी कोई वादा नहीं देता। ये कहना कपटी होगा कि गणराज्य अपने वर्तमान संविधान के अधीन अपनी कई प्रणालीगत समस्याओं का समाधान कर सकता है। नागरिकों को एक नए संविधान की मांग करनी चाहिए। ऐसा संविधान जो एक लिबर्टेरियन समाज बनाए और हमारे समय की सम्मिलित बुद्धिमत्ता को परिलक्षित करे। स्वतंत्रता, लोकतंत्र और पूंजीवाद देश बड़े बनते हैं अगर वे 3 शर्तें पूरी करते हैं। स्वतंत्रता, लोकतंत्र और पूंजीवाद। इस लक्ष्य के लिए सरकार को इतना छोटा करना चाहिए कि वह अंततः समाज पर एक पतली परत बनकर रह जाए, केवल उन्हीं कर्तव्यों के साथ जो वास्तव में आवश्यक हों। सरकार की आदर्श भूमिका एक अंपायर, न्यायरूपीय की तरह होनी चाहिए, जो निवासियों को बिना अनुचित हस्तक्षेप के अपने स्वार्थ का पीछा करने के लिए सशक्त करे। राजनेताओं को ऐसे कानून बनाना चाहिए जो समाज के विभिन्न हितों का संतुलन रखें, न कि अपने निजी या राजनीतिक एजेंडे की सेवा के लिए। आज की अर्थव्यवस्था एक थके हुए गधे की तरह है, जो वर्तमान सरकार का सारा बोझ उठाते उठाते टूट रही है। इसके विपरीत एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था उस घोड़े की तरह होती है जिस पर सरकार एक दुबली लेकिन कुशल जॉकी की भूमिका निभाती है। Ladies and gentlemen, I want to share with you that the world has changed. Beyond recognition, we in this country have to wake up to the harsh new realities. If we don't wake up now, we would have mortgaged the economic independence of this country. A crisis, therefore, is also an opportunity. And I am going to use this crisis to begin a process of structural change. There have been problems, some problems beyond our control. That's the message of structural change. We will ensure that our industrial economy becomes a vibrant industrial economy. निवेशकों को नियामक निश्चितता, रेगुलेटरी सर्टेनिटी चाहिए। ऐसी निश्चितता के लिए सरकार को कार्यशील संस्थाएं, पारदर्शी विधायी प्रक्रिया, मजबूत अनुबंध कानून, ठोस संपत्ति अधिकार और एक स्वतंत्र कानूनी तंत्र प्रस्तुत करना होगा। गणराज्य को उन सब निकम्मे सरकारी अर्थशास्त्रियों से छुटकारा पाना होगा जिनके हानिकारक विचार सब कुछ वादा करते हैं लेकिन निभाते कुछ नहीं। जर्मनी, दक्षिण कोरिया या इजराइल के उदाहरणों का अनुसरण करते हुए संविधान को अर्थव्यवस्था की बेड़ियां खोलनी चाहिए ताकि गणराज्य एक आर्थिक महाशक्ति बन सके। There's a new biography about William F. Buckley Jr., the intellectual godfather of the American right. Buckley was a friend of mine, and I once remember him making an odd statement. He said to me that his favorite country in the world might be Switzerland. I asked why. He explained that it was a genuine free market democracy where the government truly left people alone. He explained that if you ask the average person in Switzerland, who is the president of your country, most wouldn't know. We have to accept the need for restructuring and reform if we are to avoid an increasing marginalization of India in the evolving world economy. विकसित भारत अंततः हासिल किया जा सकता है। Literally thousands of people cooperated to make this pencil. People who don't speak the same language, who practice different religions, who might hate one another if they ever met. स्वतंत्रता, लोकतंत्र और पूंजीवाद वह सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो सांप्रदायिक हिंसा से जूझते राष्ट्र में शांति और सद्भाव बनाए रखेंगे। स्वतंत्रतावादी समाजों में जीवन की गुणवत्ता प्रतिबंधात्मक देशों की तुलना में कहीं अधिक होती है। एकमात्र प्रश्न, अगर किसी राजनेता द्वारा स्वतंत्रता के लिए काम करने पर उसकी नौकरी का जोखिम हो तो वह स्वतंत्रता के लिए क्यों काम करेगा? उन राजनेताओं की नौकरी सुरक्षा कैसे गारंटीकृत करें जो स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, जबकि जिनके द्वारा वह नहीं किया जाता उन्हें दंडित किया जाए? किस प्रकार का तंत्र एक लिबर्टेरियन सरकार बनाएगा जिसमें राजनेताओं को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पुरस्कृत किया जाता है और बेवजह स्वतंत्रता हटाने पर दंडित किया जाता है? सॉर्टिशन आधारित राष्ट्राध्यक्षीय प्रणाली। सॉर्टिशन आधारित राष्ट्राध्यक्षीय प्रणाली का परिचय। प्रस्तावित संविधान एक न्यूनतम राष्ट्राध्यक्षीय प्रणाली लागू करता है जहां राजनेताओं का प्राथमिक चयन सॉर्टिशन लॉटरी पर न्याय के माध्यम से किया जाता है। सॉर्टिशन में राजनेताओं को चुने जाने के बजाय आवेदकों के सेट में से यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। जो राजनेता चुने जाते हैं वे चुने हुए राजनेताओं की तुलना में समाज का बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। चुनाव किसी राजनीतिक व्यवस्था को वैधता नहीं देते। वैधता
कार्यशील संस्थाओं, वैध विधायी प्रक्रियाओं और एक विश्वसनीय कानूनी तंत्र से आती है। एक संक्रमणकालीन अवधि के बाद सॉर्टिशन आधारित प्रणाली वैध मानी जाएगी क्योंकि यह इन विशेषताओं को प्रदान करने का अधिक वादा रखती है। सॉर्टिशन वोट बैंक, अभिजात जीत, इलीट कैप्चर, महंगा चुनाव उद्योग, व्यक्तित्व पूजा, अतार्किक अभियान वादे, नस्लवादी घृणा और शोमैनशिप सब समाप्त कर देगा। राजनेताओं की नौकरी सुरक्षा केवल खराब कार्य प्रदर्शन, नैतिक दोषों या प्रस्तावित संविधान का उल्लंघन करने पर खतरे में रहेगी। कोई राजनीतिक पार्टी अफवाह नहीं होंगी। राष्ट्रपति पद के लिए पहले सॉर्टिशन, फिर चुनाव। संसद के लिए चुनावों की बजाय सॉर्टिशन, चुनाव की बजाय सॉर्टिशन वोट बैंकों को समाप्त कर देता है। राजनेताओं को अब किसी भी पार्टी की मर्जी मानने की आवश्यकता नहीं होगी। चुनाव उद्योग गायब हो जाएगा। राजनीति अंतर्मुख और नर्ड्स के लिए सुलभ बन जाएगी। स्पष्ट पारदर्शी विधायी प्रक्रियाएं, एक पतली, प्रभावी और कुशल सरकार का संवैधानिक अधिकार, जनता के अंतिम बचाव के तौर पर जनमत संग्रह, रेफरेंडा और याचिकाएं, पिटिशन, वेतन अच्छा कार्य प्रदर्शन पर निर्भर, संविधान की अवहेलना पर राजनेता न्यायालय में जवाबदेह होंगे। कोई राजनीतिक इम्यूनिटी नहीं। हर राजनेता और हर नौकरशाह के लिए कार्यकाल सीमाएं। कार्यकाल सीमाओं राजनीतिक पार्टियों से सुरक्षात्मक हाथ की अनुपस्थिति और अधिकतम कानूनी उत्तरदायित्व के संयोजन से चुनावों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी जवाबदेही सुनिश्चित होती है। प्रस्तावित संविधान जनता के अंतिम बचाव के रूप में जनमत संग्रह और याचिकाओं का प्रस्ताव करता है। दोनों यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कानूनों पर जनता की अंतिम राय रहे। जनमत संग्रह और याचिकाएं राजनेताओं को कानूनों पर, नागरिकों की भावनाओं पर अधिक ध्यान देने के लिए बाध्य करेंगी। सरकार की संस्थाओं की पुनर्परिभाषा प्रस्तावित नए संविधान के अंतर्गत सरकारी संस्थाओं की भूमिका को पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिए। प्रत्येक सरकारी संस्था के पास कर्तव्यों और विशेषाधिकारों का एक परिभाषित सेट होना चाहिए, पर अंततः सभी का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, एक लिबर्टेरियन, स्वतंत्रतावादी समाज बनाए रखना। राष्ट्रपति कार्यालय प्रस्तावित संविधान के तहत राष्ट्रपति सरकार के एजेंडा को निर्धारित करता है। एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराना तर्कसंगत है, क्योंकि चुनाव जनता को सक्षम बनाता है कि वह सरकार की निगरानी के लिए सही व्यक्ति का चयन करे, निर्वाचित राष्ट्रपति से जवाबदेही मांगे, देश की दिशा पर अपनी असंतोष व्यक्त करे और राजनीतिक विमर्श को आकार दे। चीन के सीसीपी की अनेक समस्याएं चुनाव की कमी से जुड़ी बताई जा सकती हैं, क्योंकि वहां नेतृत्व को नागरिकों से अपनी नीतियों के बारे में फीडबैक प्राप्त करने का कोई तंत्र नहीं है। हालांकि यह प्रश्न उठता है, किसे चुनाव में खड़ा होने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि ट्वीडिज्म, भ्रष्ट पैसा प्रेरित राजनीति रोकी जा सके। समाधान: उम्मीदवारों के क्षेत्र को आवेदकों के सेट में से सॉर्टिशन के माध्यम से यादृच्छिक रूप से पूर्व चयनित किया जाए। उन पूर्व चयनित उम्मीदवारों के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण यह सुनिश्चित करेगा कि वे दाताओं पर निर्भर न रहें। सॉर्टिशन के जरिए उम्मीदवारों का पूर्व चयन और फिर उस क्षेत्र से राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव का संयोजन ऐसे राष्ट्रपति उम्मीदवार देगा जो किसी राजनीतिक पार्टी या दानदाताओं पर निर्भर नहीं होंगे, और साथ ही साथ नागरिकों को नेताओं को चुनने का अधिकार भी मिलेगा। ऐसा तंत्र मुक्त, लोकतांत्रिक और लिबर्टेरियन समाज के लिए मजबूत नींव प्रदान करता है। संसद की उपयुक्त भूमिका संसद को केवल कार्यपालिका पर एक जांच, चेक प्रदान करने पर केंद्रित रहना चाहिए। चुनावों की बजाय सॉर्टिशन के माध्यम से चुने जाने पर संसद सदस्यों को राजनीतिक पार्टियों या वोट बैंक के प्रभाव से बचाया जा सकेगा। संसद में सेवा करना लगभग जूरी ड्यूटी जैसा अनुभव बन जाएगा। एक कार्यशील नौकरशाही सभी सफल देशों की नींव कुछ सीमित पर कार्यशील सरकारी संस्थाएं होती है। प्रस्तावित संविधान के तहत मंत्रियों और एजेंसी प्रमुखों का नाम राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा और संसद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इस प्रकार संसद के पास मंत्रालयों और सरकारी संगठनों की संख्या और आकार को सीमित करने का अधिकार होगा। यहाँ एक वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रस्तावित है। यदि संसद सदस्यों को आंशिक रूप से वित्तीय उत्तरदायित्व, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बोनस दिया जाए तो करदाताओं के धन के अनंत प्रवाह में कटौती होगी। इससे नौकरशाही को कुशलतापूर्वक काम करने, प्रतिफल निरोधी सरकारी योजनाओं या नियमों को शीघ्रता से हटाने और मुक्त बाजार के लिए अधिक स्थान छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। सरकारी खर्च के परिणामों को मापने और खराब प्रदर्शन करने वाले सरकारी कार्यक्रमों को समाप्त करने हेतु
निर्वाचित अधिकारियों पर कई तरह के प्रोत्साहन लगाए जाने से एक पतली, कुशल और प्रभावी नौकरशाही बनेगी, जो अंततः जनता के लिए काम करेगी। राज्यों की सभा, स्थानीय सरकार सर्वश्रेष्ठ रूप से कार्य करती है। इस प्रकार के बड़े गणराज्य के लिए केवल तभी काम कर सकेगा जब वह संघीय ढांचे के रूप में कार्य करे और राज्यों के अधिकारों पर बल दे। संघीय संरचना के लिए अनिवार्य है कि राज्यों की सभा संघ के दूसरे विधायी कक्ष के रूप में हो, जिसके पास संसद द्वारा पारित सभी कानूनों पर वेटो पावर निरस्त करने का अधिकार हो। यह तंत्र सुनिश्चित करेगा कि संघ के राज्य वास्तविक सत्ता का अधिकतम हिस्सा रखते हों कि कौन से कानून पास होंगे और कौन से नहीं। अदालतें, संवैधानिक न्यायालय और न्यायाधीश एक सफल राष्ट्र के लिए एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है। ईमानदार और स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायाधीश कानूनी विवादों का निर्णय करते हैं और साथ ही संसद और राष्ट्रपति दोनों की जांच करते हैं। प्रस्तावित संविधान के तहत न्यायाधीशों का नामकरण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और फिर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यह किसी भी राष्ट्राध्यक्षीय प्रणाली में सामान्य प्रथा है। विशेष रूप से संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों पर कार्यकाल सीमाएं लागू की जाएंगी। चुनाव आयोग राष्ट्रपति के चुनाव के सभी पहलुओं तथा सांसदों, राष्ट्रपतियों और न्यायाधीशों द्वारा नैतिक मानदंडों के पालन की निगरानी करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नेता जवाबदेह बने रहें। कानूनी व्यवस्था को नागरिकों और गैर सरकारी संगठनों को यह अधिकार देना होगा कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी मजबूत नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करे या प्रस्तावित संविधान की सीमाओं को लांघे तो वे उसके खिलाफ मुकदमा कर सकें। प्रस्तावित संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सरकार पर मुकदमा कर सकेगा। कानूनों, सरकारी योजनाओं, सरकारी संस्थाओं और यहाँ तक कि व्यक्तिगत नौकरशाहों को भी अदालत के माध्यम से हटाया जा सकेगा। दरअसल, इस संविधान को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए यह अनिवार्य है कि राजनेताओं को किसी भी प्रकार की कानूनी या राजनीतिक प्रतिरक्षा प्राप्त न हो। विशेष जिम्मेदारी रीजेंट कोर्ट्स और प्रशासनिक न्यायालयों पर होगी। रीजेंट कोर्ट्स सांसदों और राष्ट्रपति द्वारा किए गए नैतिक उल्लंघनों की सुनवाई करेंगे। प्रशासनिक न्यायालय सरकारी नौकरशाही में कार्यरत अन्य अधिकारियों के नैतिक उल्लंघनों पर कार्यवाही करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि सरकार किसी कानून, नियम, नौकरशाह या यहाँ तक कि किसी पूरे सरकारी विभाग के अस्तित्व को न्यायोचित नहीं ठहरा पाती, तो न्यायाधीश उन्हें अपने आदेश से समाप्त कर सकते हैं। ये संसार चाहता है कि गणराज्य स्वतंत्रता का नया ध्वजवाहक बने। इस प्रक्रिया में गणराज्य एक नए वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत, पहाड़ी पर चमकता हुआ नगर, पृथ्वी का केंद्र, एक ऐसी शक्ति जिससे पूरा विश्व प्रभावित होगा। प्रस्तावित नया संविधान यह शक्तिशाली संदेश देगा कि इस बार गणराज्य सचमुच बदल रहा है। गणराज्य नेतृत्व करने के लिए तैयार है। यह विशेष प्रशंसा रॉकीफेलर चेयर रुचिर शर्मा, डॉक्टर विवेक देबरॉय, डॉक्टर शशि थरूर, न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू, इरफान पुल्लानी और भारतीय पुनर्मिलन संघ के सभी सदस्यों को दी जाती है। यह वीडियो किसी भी लाइसेंस से मुक्त है। इसे बेझिझक सबके साथ साझा करें, खासकर राजनीतिज्ञों, न्यायाधीशों, सैनिकों, व्यापारियों, मीडिया और अन्य अनेक लोगों के साथ। मेक इंडिया होल।